या ऐसा कहें कि उस महफिल को अच्छा खुशनुमा बनाना हो जहाँ पे सबका मन लगा रहे, तो मेरे ख्याल से ऊर्जा बहुत जरूरी है। और वो ऊर्जा आएगी हम सब की, आप सबकी तालियों से। तो क्यों ना तालियां एक बार बहुत अच्छे से बजाई जाए, क्योंकि बिना ऊर्जा के अगर ब्रह्मांड नहीं चल सकता तो बिना ऊर्जा के मीटिंग कैसे चलेगी। तो आप सभी का स्वागत है। और चूंकि इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, देखो कोई भी चीज देखने में, सुनने में या महसूस करने में अच्छी जब ही लगती है जब उसका प्रारूप बहुत अच्छा हो, वो एक अच्छे साँचे में ढली हो। मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप बताएं। तो वो चीज अच्छी जब लगती है जब वो एक साँचे में ढली हो, और ये प्रोग्राम भी जब अच्छा लगेगा जब वो एक साँचे में ढला हो। तो उस साँचे में ढालने के लिए हमें एक अच्छे संचालक की जरूरत पड़ेगी। हेलो। तो इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को जो संचालित करने आ रहे हैं वो बहुत अजीम शख्सियत है, पूरे देश में उनका नाम है। हमारे क्षेत्र के निकले हुए ऐसे शख्स जो पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने कामयाबी हासिल की, और आप सभी उनको जानते हैं। और मुझे बताने में ये गर्व हो रहा है कि वो शख्सियत मेरे पापा के किशोरावस्था के दोस्त हैं और बड़ी अजीम शख्सियत है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में उनका इस्तकबाल स्वागत करना चाहूँगा। आदरणीय दैनिक भास्कर के कार्टूनिस्ट महोदय, देश भर में जिनका नाम चलता है, ऐसे इस्माइल लहरी जी, स्वागत है सर आपका। अभी ये प्रोग्राम, इसका संचालन आपके हवाले। सभी को नमस्कार। और किसी भी शुभ आयोजन की शुरुआत में हमें ईश्वर अल्लाह को याद करना चाहिए। और ईश्वर अल्लाह ने इस संसार में अपने आप को व्यक्त करने के लिए हमारे परम शिक्षकों को भेजा। तो मैं सबसे पहले अपने शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ जो मेरे अगली पंक्ति में बैठ रहे हैं, यादव जी, यादव सर, शुक्ला सर। तो मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज मैं हूँ या अजीज हो, नहीं भूलना चाहिए कि उन सब में अगर पीछे से कोई धक्का था, कोई सहयोग था, कोई रास्ता दिखाने वाला था, तो वो हमारे शिक्षक थे। और मैं हमेशा अपने शिक्षकों का ऋणी रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उसके बाद अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं अपनी बात को सिलसिलेवार रखूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस आयोजन में हमारे कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जिनको हमें अतिथि के रूप में मंच पर आना चाहिए, और इसीलिए मैं उनके नाम पुकारता हूँ। सबसे पहले परम श्रद्धेय मेरे अति प्रिय शिवनारायण यादव सर को मैं निवेदन करूंगा कि वे आएँ और विराजित हों। और उसके बाद में हम सबके प्यारे, मैंने भी उनको एक डायलॉग दिया अभी रास्ते में कि कार्टूनिस्ट कभी किसी नेता का प्रशंसक नहीं होता है, लेकिन अगर मैं आपका प्रशंसक हूँ तो इसका मतलब है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। विधायक राजेंद्र मंडोई जी को मैं आमंत्रित करूँगा। और हाँ, एक बात और, जहाँ से अजीज आते हैं उस जड़ को हमें नहीं भूलना चाहिए, इसलिए बोरलाई को भी याद रखना चाहिए। तो मैं मोतीलाल काका जी से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आए। और बड़ी निराशा के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जो कुर्सी मैं हासिल करना चाहता था, अब चूंकि मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं नहीं बैठ सकता वहां, तो अजीज भाई के एक और परम दोस्त
खरगोन से आए हैं पत्रकार अजीजुद्दीन शेख को मैं निवेदन करूंगा कि वे भी आए। आपका रास्ता देखना। आदरणीय भगवान सेठा जी से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आए। हाँ मैं बुला रहा हूँ सबसे आगे में, तो वही आएंगे। अच्छा चलो ठीक। ये सारी कवायद है, अगर उसको मंच पर न बुलाया गया तो कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपना पसीना पोंछते हुए भाई मेरे बचपन के दोस्त आजा नाम पुकारो कैसे नहीं बुला नहीं सकते, तो क्यों ना हम फूलों के साथ इनका स्वागत भी कर दें। मैं शिवनारायण यादव जी के स्वागत के लिए अजीज मंसूरी के बहुत प्यारे से अक्षय वक्ता और उनके बेटे सरफराज से निवेदन करूंगा कि वे आए और यादव सर का स्वागत करें। मेरा करियर बनाया सर, मेरे गुरु है सर और मेरे पापा के गुरु का सम्मान किया। प्रसिद्ध छायावादी कवि रामविलास शर्मा जी ने ये बड़ी प्यारी 4 पंक्तियां लिखी है निर्माण के लिए। सीखे मूंग के पापड़ जैसी सूखी सूखी घाटियां, अभी जो हरी दिख रही है वो गर्मी में सूखी सूखी और बाकी सीखे मूंग के पापड़ जैसी दिखती है। और इन्हीं घाटियों में थोड़े से शहर और बहुत सारे गाँव रहते हैं। ऐसा ही एक गाँव है बोरलाए, और उसी बोरलाए में अब्दुल अजीज मंसूरी रहते रहे, वहीं इनका जन्म हुआ। और मुझे खुशी है कि मेरी ही तरह ये हमेशा बोरलाए से जुड़े रहे। आपको आज एक बात सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि अब्दुल अजीज मंसूरी ने 2 बैंक में बहुत ईमानदारी से काम किया और एक साथ काम करते रहे। और जैसा ही मैंने ये कहा, मंसूरी के परिवार के लोग मुझे रहस्य से देख रहे हैं कि तनख्वाह तो एक ही बैंक की देते हैं, कि दूसरी बैंक की कौन सी थी। और उससे भी ज़्यादा स्टेट बैंक के इनके जो साथी होंगे वो भी सोच रहे होंगे यार हमारे यहाँ काम करता था, उसके अलावा और कहाँ काम करता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शंका बिल्कुल लग रही। एक तो थी स्टेट बैंक और दूसरी थी औषधि और सामनों की बैंक, जिसमें बहुत सारे अब्दुल अजीज मंसूरी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनके चाहने वाले भी बहुत सारे थे और ये बहुत मिलनसार है। एक बार मिलते थे तो वो दोस्ती हमेशा कायम रखते थे। यहाँ कुछ लोग स्टेट बैंक के भी बैठे होंगे, मेरा उनसे बहुत हृदय से एक निवेदन है, बाकी से तो है ही, लेकिन स्टेट बैंक से जो जुड़े हैं उनसे एक निवेदन है कि यार भाई तुम नोट गिनते हो, उम्र मत गिनो, किसी भी इंसान की उम्र मत गिनो। अक्सर ये होता है कि जो भी रिटायर होने लगता है हम उसको अनजाने ही सही, बहुत प्यार से ही सही, कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाने लगते हैं कि तू अब बुढ़ा घर पे है, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा मेरा मानना है कि रिटायरमेंट यानी जीवन का एक दूसरा नया और बेहतरीन अध्याय है। कोई ये कहता है कि अब इसके बाद आप फ्री हैं, मैं कहता हूँ नहीं। आप अपना अपना याद करके देखें कि आप बहुत सारे काम अपने रविवार को टाल देते हैं और रविवार के दिन आप सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो रविवार को करना पड़ते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है कि बहुत सारे काम हैं जो रिटायरमेंट के बाद आपको करने होते हैं। और आपके घर के लोग, आपके बच्चे, आपके माता पिता रिटायरमेंट के बाद भी आपको बुरा नहीं होने। दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि नंबर, जो जिंदगी के नंबर होते हैं, उम्र के नंबर होते हैं, इससे क्या मायने, हमें से कौन ऐसा है जो दावा कर सकता है कि वो कल जीवित रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग जिंदा रहकर जिंदा रह लेते हैं वही सही मायने में जिंदगी जीते हैं। वरना बहुत सारे लोग जिंदा होते तो हैं लेकिन उनके अंदर निरंतर रोज कुछ न कुछ मरता चले जाता है। मैं खुद भी रिटायर हो गया हूँ अपने दफ्तर से, हमारे यहाँ भी प्राइवेट है जरूर, लेकिन हम भी रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद भी हमें फिर काम पर कोई ना कोई वापस शुरू करवा देता है। तो यही मेरा अनुभव है। और एक चीज़ और, मैं जिस तरह जीता हूँ, मैं हमेशा अपने मित्रों से कहता हूँ कि आप 60 साल के बाद उधर आगे न जाइए, थोड़ा मुड़कर पीछे भी आइए। उम्र को इधर पीछे रिवर्स में लगा लीजिए ना, आपको आनंद आने लगेगा। आप बचपन को जिए, आप अपने दोस्तों से मिले, आप सभी से मिले, आपके अंदर ऊर्जा होगी, वो आपकी उम्र को बढ़ाएगी। तो बस मेरा यही कहना है कि अजीज, रिटायरमेंट को कभी भी आप अपने अंत की तरफ मत देखना, इसको शुरुआत की तरफ देखना। जिंदगी में बहुत मजा आएगा। एक कार्टूनिस्ट जैसा होता है ना, वो हमेशा बचपन को जीता है और इसीलिए मुझे अपने उम्र का कभी एहसास ही नहीं होता। मुझे नहीं पता मेरे चेहरे के क्लोज से लगता हो कि नहीं लगता हूँ, लेकिन मुझे तो आईना देख के यही लगता है कि मैं कभी जवान हूँ।
बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कर रहा हूँ। दो बातें मुझे जरूरी में बतानी है आपको। एक तो ये कि अब्दुल अजीज मंसूरी से मेरी दोस्ती जो है वो पिछले 45 साल के आसपास हो गए तब से है। आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, बल्कि यहाँ मुझे अपनी थोड़ी सी तारीफ करना मेरी मजबूरी है। मेरी तारीफ खुद को करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि बात को मैं तभी समझाता हूँ कि मैं अखबारों में गया, बहुत नाम हुआ, पूरे देश में जाना गया, बहुत सारे प्रशंसक मिले, लेकिन आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि मैं, चूंकि आपको कुछ लोगों को पता हो कि मैं निवाली का ही रहने वाला हूँ और बड़वानी जिले से ही हूँ। मैं जब अपने युवावस्था में, किशोरावस्था में था, तो मैं एक आदमी से बहुत प्रभावित था और मैं चाहता था कि मैं वैसा हो जाऊँ, मैं वैसा बन जाऊँ, और उस शख्सियत का नाम था अब्दुल अजीज मंसूरी। ये सारे अखबारों में इनका नाम छपता था, तो मुझे भी लगता था कि काश मेरा भी नाम अखबारों में छपे, और इस आदमी से मैं मिलना चाहता था, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं थी, कोई दोस्त नहीं था जो अब्दुल अजीज मंसूरी तक ले जाकर मिलवा दे। तो यूं ही मैं इन्हें अपना आदर्श मानता था, और फिर एक दिन मैं अखबार में चले गया, फिर मेरा नाम हो गया, और कितना ईश्वर का सरप्राइज है कि अब्दुल अजीज मंसूरी मुझे ढूंढते हुए प्रेस में आए और कहने लगे कि मैं आपका प्रशंसक हूँ। तो जब ये मेरा प्रशंसक और मैं इसका प्रशंसक, तो दोस्ती तो होना ही थी, और इस तरह दोस्ती। दूसरी एक जरूरी बात, और ये अंतिम बात, आप ऐसा ना सोचे कि मैं माइक पकड़कर ज़्यादा ही देर ले रहा हूँ, दोस्त हूँ, कुछ आगे बढ़ने का। एक ओशो की कहानी मुझे याद आती है कि एक बहुत नामी गिरामी सम्राट थे, उनके पास सारा सुख, सारा वैभव था, शानदार महल था, खूब सारी रियासत थी, सारे सुख के सामान थे, लेकिन वो अंदर से विचलित थे और उनके मन में बड़ा असंतोष था, कहीं ना कहीं कुछ खलीपन था। एक दिन उस रियासत में एक बहुत पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ, और उन संत की बड़ी ख्याति थी, दूर दूर से लोग उनसे मिलने आ रहे थे। तो जैसे ही सम्राट को पता चला कि कोई ऐसे संत आए हैं जो बहुत पहुंचे हुए हैं और सारी तकलीफें दूर कर देते हैं, तो ये सम्राट को लगा कि मुझे भी मिलना चाहिए। ये सम्राट उन संत के पास गया, उनके चरण छुए, और उन्होंने कहा कि संत जी, मेरे पास सब कुछ है, मैं सम्राट हूँ, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, बड़ा अशांत मन है। संत जी ने कहा कि बहुत छोटी सी समस्या है, इसको मैं बहुत आसानी से हल कर दूंगा, फिर कभी अशांत नहीं होंगे, लेकिन एक छोटा सा काम करना है। सम्राट ने कहा मैं सम्राट हूँ, छोटा सा क्या, आप बड़े से बड़ा काम कहेंगे तो मैं कर दूंगा। उसने कहा नहीं, बहुत छोटा सा काम है। बोले क्या बताएं आप? बोले 15 दिन तक बंदर का ख्याल मन में मत लाना। सम्राट ने कहा कि बंदर से मेरा कोई काम ही नहीं पड़ता है, तो 15 दिन क्या, आप कहें तो मैं 15 साल तक बंदर का ख्याल दिमाग में नहीं लाऊंगा। बोले बस इतना सा काम करके 16वें दिन आ जाना, मैं तुम्हारा पूरा इलाज कर दूंगा, गारंटी से इलाज करूंगा। सम्राट ने बड़ी खुशी खुशी कहा कि मैं ठीक है 16वें दिन आता हूँ आपके पास। सम्राट ऐसा कहे कि बाहर निकले, और आपको ध्यान होगा कि जिस चीज़ का आपको निषेध किया जाए, सबसे पहले वही आपके दिमाग में आती है। वो सम्राट जैसे ही उनसे उठकर बाहर आया, तो उसके दिमाग में एक बंदर आया। सम्राट ने कहा सर आज तक ये बंदर नहीं आया मेरे दिमाग में, लेकिन आज क्यों आ रहा है? सम्राट ने उसको दिमाग से हटाने की कोशिश की तो 2 बंदर आ गए, उनको हटाने की कोशिश की तो 4 आ गए। ऐसे धीरे धीरे वो घर तक गया, और घर पर उसके दिमाग में बंदर ढेरों बंदर कूदने लगे। यहाँ तक कि पूरी रात वो बेचैन रहा, बिल्कुल नींद न ले सका। वो सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जैसे ही हुई, वो दौड़ा भागा सीधे उन संत जी के पास पहुंचा और चरणों में गिर गया, और बोले संत जी ये तो कमाल हो गया, मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कल तक कि मेरे दिमाग में बंदर कहीं दूर दूर तक नहीं था, लेकिन जब से आपने कहा मेरे दिमाग में बंदर के अलावा कुछ है ही नहीं। संत जी ने कहा बस यही एक समस्या थी तुम्हारी बीमारी की, कि जो चीज़ तुम दिमाग में लाओगे वो चीज़ बार बार आएगी। असंतोष भी कुछ ऐसी ही चीज़ है, जितना दिमाग में लाओ वो उतनी ज़्यादा मात्रा बढ़ती जाएगी। मेरा मैसेज मेरे प्रिय दोस्त को ये है कि अगर तुम उम्र को दिमाग में लाओगे, तो याद रखना तुम 150-200 साल के हो जाओगे, वो कष्टों में रहोगे। तो इसलिए आप बिल्कुल ऐसा नहीं करें। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग और भी माल्यार्पण करना चाहते हैं, मैं उनके नाम क्रमशः बुलाऊंगा, और हमारे आज के इस आयोजन के जो खास दूल्हे हैं उनको आपने जिंदगी में एक माला पहन ली थी, लेकिन अपने दोस्तों की माला भी पहनी है, कि रमेश काका जी आए और अब्दुल अजीज मंसूरी का माल्यार्पण से स्वागत करें। भाई असद खान साहब जो अजीज मंसूरी के परम मित्र हैं, निवाली से साकिर अली सैयद आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँ। साथियों, मेरे अजीज दोस्त अब्दुल अजीज मंसूरी को धन्यवाद देता हूँ, और हमारे गांव का नाम रोशन करा है बोलाएगा। इन्होंने मतलब क्या है कि सन 82 में मेरे मकान में बैंक खुली थी, 3 रुपये रोज में मजदूरी करी थी। आज वो क्या हाल है, सभी व्यवहार कर रहे हैं इसी के साथ। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत प्यारी बात कही। देखिए, अपने विरासत की दौलत पे तो बहुत सारे लोग पेश करते ही हैं, जो आपके बल पर आपकी योग्यताओं से जो कमाया है उसका एक गर्व अलग ही होता है। तो धन्यवाद मोतीलाल काका। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आप बोरलाए से चलकर कहीं कुछ शहरों तक पहुँचे,
और कितना कठिन काम यार, मैं तो अपनी तनख्वाह नहीं गिन पाता हूँ, आप करोड़ों रुपए गिनते हैं, कभी कभी जलन भी होती है बैंक में नौकरी करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ये गिनती आपने कहाँ से सीखी? आपको कोई शिक्षक जरूर जिससे गिनती सिखाई होगी, तो मुझे लगता है कि शिक्षकों के उद्गार को फिर भी जानना चाहिए। आप सभी से एक विशेष अनुरोध ये है कि इसके बाद भोजन तैयार है, तो कोई भी कृपया बिना भोजन के ना जाए प्लीज। और राजपुर से सत्तार अंकल और दिलावर अंकल और पूरा जो राजपुर ग्रुप है, पापा के लिए कुछ सामान के लिए आप लोग लाए थे, तो आ जाएं। इकबाल अंकल, सत्तार अंकल।